देखो भाई ध्यान से, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को लेके। देखो समझते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से यहां पर क्या मतलब है। इससे प्रीवियस लेक्चर क्या था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो कैसे चेंज होती है उसके साथ। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। उसी को नाम दिया गया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर क्वांटिटीज हम लोगों के पास दो हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो इसमें देखो दो बातें हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमारे पास दो अलग मेथड है, ठीक है। एक तो हम इसे ग्राफ से भी देख सकते हैं कि कैसे हमें पता चलता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे क्वेश्चन के ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास पॉलिनोमियल्स आते हैं, ऐसे फंक्शंस आते हैं जिनके ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पर ग्राफ ना बना के हमारे पास और भी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो पहले मैं आपको ग्राफ से बताता हूं किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के कैसे पता चलता है कि वो इंक्रीज कर रहा है या सॉरी डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के भी मेन फोर टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, देन बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड देन बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या मतलब है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम ग्राफिकल बात करेंगे। एक इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो भाई मैं आपको बताता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आप इन दोनों में डिफरेंस भी समझना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आप जरा इन दोनों में डिफरेंस समझना क्या होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता, इनके नाम से भी पता चल रहा है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वो अपने इंक्रीजिंग इंक्रीज होने को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और यहां लिखा है इंक्रीजिंग मतलब वो अपने इंक्रीज होने को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। देखो ग्राफ को लेके समझ में आएगा आपको। देखो भाई, अच्छा आप ये तो जानते हो ना, हम लोग y को ही एफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग y वर्ड यूज कम करेंगे, एफ एक्स वर्ड यूज ज्यादा करेंगे। तो ये वाला आपका हो गया बच्चों एफ एक्स और ये हो गया आपका x, और ये हमारा एक ग्राफ है। पहले ग्राफ ऐसे गया, फिर ये पैरेलल हो गया, फिर ये ऊपर बढ़ा, फिर ये पैरेलल हो गया, फिर ये ऊपर बढ़ा। क्लियर। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं x1, और इस x1 पर अगर मैं y की वैल्यू देखूं या fx की वैल्यू देखूं तो मेरे ख्याल से fx1 ये होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं x2। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस पॉइंट पर y की वैल्यू चेक करूं तो fx2 आएगी। क्लियर। तो बच्चों ये तो है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा यहां पर एक चीज और भी है, इधर देखो, अगर मैं x1 x2 इस पैरेलल पोजीशन पे लूं तो उस कंडीशन पे fx1 और fx2 एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को।
अगर मैं x1 x2 दोनों ही यहां पर ले लूं तो fx1 fx2 क्या होंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग if x1 x2 ग्रेटर देन x1 इस बात को इंप्लाइज करे कि जो fx2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1 होगा। इधर ध्यान दो बच्चों, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप x को बढ़ाते जाओगे तो y भी तो y भी इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर। एक और चीज बेटा, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, मैंने यहां इक्वल्स टू का साइन लगाया है, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब आपका x यहां से यहां इंक्रीज हुआ होगा तो ये इक्वल रहे होंगे, तो ये इक्वल रहे होंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। उस कंडीशन में मैंने देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगाया और यहां पर नहीं लगाया, क्योंकि x तो इंक्रीज हो रहा है ना भाई। जब x आपका यहां से यहां पहुंचेगा x तो इंक्रीज होगा, y इंक्रीज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया है। अब ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात है इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों कि आपका जो फंक्शन है वो कहीं भी रुकेगा नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा ऐसे, उसमें ये इक्वल्स टू वाली सिचुएशन कभी नहीं आएगी। समझ रहे हो, ऐसा कहीं भी नहीं होगा पूरे पाथ में कि x1 जो है वो इंक्रीज होकर x2 बन जाए लेकिन fx की वैल्यू इंक्रीज ना हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर अगर हम लोग फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं x1 और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों x2, सॉरी, अ फंक्शन is said to be strictly increasing if x2 greater than x1 implies करे fx2 greater than सॉरी fx1। क्लियर। देखो वहां मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, यही बेसिक डिफरेंस है इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है आप लोगों को और मैथमेटिकल भी समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, इधर देखो ध्यान से सुनो, इंक्रीजिंग तो दोनों है ना, इंक्रीजिंग तो दोनों है, बट उसमें कंडीशन लगी हुई है कि वो कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब ग्राफ सीधा जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ आपका पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी बात करते हैं डिक्रीजिंग। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा डिक्रीजिंग भी। डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग में जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वाई डिक्रीज होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को लेके। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड सेकेंड वन हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग का अगर हम ग्राफ देखें, ये एफ एक्स है
इट इज एक्स। तो ग्राफ ऊपर से ऐसे आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा। क्लियर? एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर x1, एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर x2। यहां पर अगर हम लोग देखें बच्चों, तो fx2 की वैल्यू देखो कम है और fx1 की वैल्यू ग्रेटर है। क्लियर? जैसे जैसे x इंक्रीज हुआ है y, और वी कैन से fx डिक्रीज हुआ है। सॉरी। A function is said to be decreasing if x1 सॉरी x2 तो ग्रेटर रहे किससे बच्चों, x1 से, और ये इंप्लाइज करें कि fx2 लेस देन इक्वल्स टू रहे fx1 की। देखो ये साइन चेंज कर दिया हमने, ये पहले इस साइड ओपन था, यहाँ x1 तो है लेस लेकिन x2 है लेस। बात समझ आ रही ना? ये रिवर्स हो गया। अब आ जाओ जरा ध्यान से, सेकंड वन को भी देख लो। तो सेकंड वन में क्या होता है बच्चों, आपके पास एक ग्राफ है, वो सीधा आएगा ऐसे। अगर आप एक पॉइंट ले लेते हैं x1, एक पॉइंट ले लेते हैं x2, ये आपका x है, ये आपका fx है। तो यहां क्या होगा बच्चों, इधर ध्यान देना जरा। ये आपकी fx2 की वैल्यू होगी और ये आपकी fx1 की वैल्यू होगी। देखो x1 कम है ना, लेकिन fx1 ज्यादा है। x2 ज्यादा हो गया लेकिन ये डिक्रीज हो गया। क्लियर? हाइट अगर नीचे आ रही है फंक्शन की तो डिक्रीज कर रहा है। चलो, अ फंक्शन is said to be decreasing, or we can say strictly decreasing. अच्छा एक बात बताओ बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना जहां पे ये, इधर देखो, कहीं भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि x आपका इंक्रीज करे और fx डिक्रीज ना करे? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ना जैसे इसमें थी। देखो ये पोजीशन ऐसी थी जहां पर x1 तो इंक्रीज कर रहा था लेकिन आपका जो ग्राफ है वो डाउन नहीं आ रहा था। इसका मतलब fx चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है ना? इफ x2 तो ग्रेटर जाए x1 से, और ये इंप्लाइज करे कि जो fx2 है वो लेस रहे। यहां पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया मैंने। क्लियर? एनसीईआरटी दिखाना बेटा। क्लियर है? देखो बच्चों, एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव मेथड। रफ कर दे। देखो भाई, ये जो डेरिवेटिव मेथड होता है आपका,
देखो भाई, ये हमारे पास ना एक डेरिवेटिव मेथड होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन x की किसी वैल्यू पर इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, और वो ये कि जो आपका dy बाई डी एक्स होता है, जिसे आप लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, ये जो एफ डैश एक्स होता है आपका, जिसे आप लोग dy बाय डी एक्स भी कहते हैं, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है। आपने तो पढ़ रखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, लेकिन ये एक चीज को और भी रिप्रेजेंट करता है, ये किसी चीज को और भी रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इधर ध्यान दो। ये जो आपका dy बाई डी एक्स है, मान लेता हूं x इज इक्वल्स टू c पर आ गए आप, c एक पॉइंट है कोई, समझ गए ना कैसे dy बाई डी एक्स निकालना है, उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है x की वो पुट कर देनी है। तो यहां से मिलता क्या है आप लोगों को? यहां से आप लोगों को मिलता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू c। अब आप कहोगे कि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या लेना देना? देखो, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से बता देंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखो कैसे, हमारे पास है एक ग्राफ, और वो ग्राफ बच्चों ऐसा है कि वो ऐसे जा रहा था, फिर घूमते घूमते ऐसे आ गया। अब ग्राफ देख के तो आप बता पा रहे हो कि फंक्शन ने x1 से इंक्रीज होना स्टार्ट किया, इस C पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, और x2 तक गया डिक्रीज होते हुए। ये तो दिख रहा है साफ। लेकिन अगर ग्राफ ना गिवन हो, फिर बात समझ रहे हो ना भाई? ग्राफ देख के तो कोई भी बता देगा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं गिवन है फिर क्या करोगे? एक रास्ता तो वो था जो अभी बताया था मैंने, कई बार वो भी फेल, कई बार वो भी फेल हो जाता है, आप वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, आपको एक बात और भी पता होगी कि जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के भी इक्वल होता है। आपने क्लास 11 में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, स्लोप जो होता है किसी भी लाइन का वो टेन थीटा के इक्वल होता है। अब भाई मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट है मेरे पास, ये भाई इसका फंक्शन तो पता होगा ना, ये एफ एक्स है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, ये जो आपका एंगल आया है ना थीटा, यहां पे ये अपने आप में एक एक्यूट एंगल है। समझाने की जरूरत है एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री, और दिख रहा है वो साफ। और आप समझ रहे हो इस सिचुएशन में हमेशा एंगल लेस देन 90 डिग्री ही आएगा। तो ये आपका थीटा मान लो इसे, या थीटा 1 मान लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक और एंगल बनने वाला है यहाँ पे थीटा 1। तो ये जो आपका थीटा 1 है ये एक एक्यूट एंगल है, और आपको पता होगा एक्यूट एंगल पर टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्यूट एंगल पर टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये समझ में आता है, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो स्लोप रहेगा ठीक है ना, जिसे हम लोग टेन थीटा भी कह सकते हैं, विल ऑलवेज पॉजिटिव, विल ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब तो बच्चों ये हुआ ना कि अगर आपका एफ डैश
एक्स, आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर जा रहा है 0 से, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इसका आपका जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आपका जो फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां पे एक चीज और लिख लो भाई, कोई पॉइंट भी होगा दिया होगा आपको, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए समथिंग, जो भी दिया होगा पुट करने के बाद चेक करना है, ठीक है ना। वो ए कहां है, लो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये रहा ए, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर। तो इस लाइन का स्लोप जो रहेगा बच्चों वो रहेगा पॉजिटिव, क्लियर। और अगर मान लो सपोज करते हैं आप यहां टेंजेंट बनाते हैं जहां ये डिक्रीज कर रहा है, तो सिचुएशन देखना भाई, ये बनाई आपने टेंजेंट इस पॉइंट पर, ये गई टेंजेंट, ओ माय गॉड, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ये तो 180 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा हमेशा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है। तो ये जो आपका थीटा 2 है बच्चों, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे tan थीटा 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इसका जो स्लोप रहेगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। ये तो और भी आसान काम हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है जिसे आप tan थीटा कहते हैं, मैं यहां tan थीटा 2 भी कह सकता हूं अगर यहां थीटा 1 कहें तो भाई ये जो है ना विल ऑलवेज नेगेटिव, विल ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एफ डैश एक्स ये नेगेटिव जाता है, कहां पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू, यहां भी भाई कोई पॉइंट हो, इसे बी मान लिया मैंने, देन फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। एक चीज और सुनना बेटा, इधर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर ध्यान दो। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग और ये ना बताए कि किस पॉइंट पर, ये आपको बताए ना किस पॉइंट पर, तो आपको ये बात तो पता है ना फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो आप आंसर में ये कभी नहीं लिखेंगे कि फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है या डिक्रीज भी कर रहा है, आप आंसर लिखेंगे फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझ रहे हो। अगर आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों करता है, उस कंडीशन में आप लोग आंसर लिखेंगे फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि कंप्लीटली ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, हम लिखेंगे ना इंक्रीज कर रहा है ना क्लियर। देखो बच्चों एक और सिचुएशन हो सकती है और वो होगी सी पॉइंट पर, वो होगी सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना दी तो ऐसे नहीं जाएगी यार,
इसके लिए तो थीटा 0 होगा। जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप 0 होता है, और जितना वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उनका 1/0 होता है। तो भाई इसका तो स्लोप कितना जाएगा बच्चों, इसका तो स्लोप 0 चला गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। समझ रहे हो, एफ डैश एक्स लिखे क्या, एफ डैश सी लिख दूं क्या, या लिख देता हूं यही पे लो, सी पॉइंट रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट वाला स्थिति में है। समझ रहे हो, वो कांस्टेंट वाली पोजीशन पे है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। अभी हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा, देखो भाई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। कहता शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x² + 4x, x belongs to R, is strictly increasing on R। तो भाई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल्स टू नहीं जाएगा, इसका मतलब स्लोप कभी ऐसे नहीं जाएगा। देखो जब भी क्वेश्चन करते हो ना, इमेजेस दिमाग में सेट होनी चाहिए। एफ डैश एक्स अगर 0 जा रहा है इसका मतलब फंक्शन आपका फ्लैट हो चुका, फंक्शन आपका फ्लैट हो रहा है उस पॉइंट पर। ग्रेटर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है तो ऐसे है फंक्शन आपका, और अगर लेस जा रहा है तो फंक्शन ऐसे है। 3 टेंजेंट बनाई थी अभी हमने। अगर ये इस सिचुएशन में है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाएगा, अगर आपका फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये फ्लैट को भी कंसीडर कर लेता है। और अगर आपका फंक्शन एफ डैश एक्स ये लेस देन 0 है तो भैया ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपसे बताओ ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों के प्रूफ करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, 0 से ग्रेटर तो बाद में देखेंगे, पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, डिफरेंशिएट कर देंगे सीधा सीधा इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये बनेगा आपका एफ डैश एक्स, ये 3x² और ये 3x और ये 6x आएगा, सॉरी। क्लियर? बारिश आ रही है क्या बाहर? हल्की है, चलो कोई बात नहीं, बारिश आनी चाहिए, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही। इधर ध्यान दो भाई, गाड़ियों के एसी भी काम नहीं कर रहे। अगर जरा सा भी शीशा
धूप की साइड आ जाना तो ऐसा लगता है एसी बंद हो गया। इधर ध्यान दो ही, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कहाँ थे हम लोग, हम तो भूल गए। हमें प्रूफ करना था कि ये ग्रेटर देन जीरो है। देखो दुनिया में किसी भी चीज को ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करना है ना, तो उसका एक ही रास्ता होता है, वह परफेक्ट स्क्वायर। मुझे इतना पता है कि अगर मैंने इसे होल स्क्वायर बना दिया ना, तो फिर इसके अंदर चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखते ना चाहे पॉजिटिव, ये आंसर आपको पॉजिटिव ही देगा। इसका मतलब अब मैं इसमें बनाने वाला हूं परफेक्ट स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम होता है, अपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, जो मेरे पास पढ़े उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि वैसे शायद आउट ऑफ सिलेबस होगा आपके टाइम पे। बाकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, उसमें देखो क्या करते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो, सबसे पहले ये 3 कॉमन ले लो। यहां आएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। ठीक है, उसे चाहे छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब पता क्या करना होता है, इधर ध्यान देना। ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, इसका हाफ कितना होता है, 1। 2 है तो 1 होगा, 3 होता तो 3/2 हो जाता। 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है आपको, और 1 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। देखो इसका जो कोफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐसा करने से ये आइडेंटिटी बनेगी हमेशा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। और इस आइडेंटिटी को आपको कर देना है 1। x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, और प्लस 4। 3x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर माइनस 3x, 3 और प्लस 4। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुंच गए, यहां पहुंच गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर ध्यान देना। आपको इतना तो पता है कि किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर वहां नहीं आएगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर ध्यान देना। लेकिन अगर आपने यहां +1 किया, अगर आपने यहां पर +1 किया, तो ये अब इक्वल्स टू 0 नहीं रहेगा। पता है क्यों? अब x की कोई ऐसी वैल्यू आपके पास नहीं है कि इसे 0 बना दे। पहले x की वैल्यू 1 ऐसी वैल्यू थी आपके पास जो इसे 0 भी बना रही थी, लेकिन इधर आपने कुछ भी ऐड किया अगर, तो अब ये 0 भी नहीं बनेगा, अब ये 0 से ग्रेटर ही रहेगा। और भाई मैं इसको क्यों बना रहा था पता है आपको? क्योंकि मुझे पता था ये मेरे f' की वैल्यू है। समझ रहे हो? ये मेरे f' की वैल्यू थी। तो हमारा जो f' है वो ग्रेटर देन 0 जा रहा है। सॉरी, इट इंप्लाइज दैट फंक्शन इज तो अगर कोई पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन आता है आपके पास और वो कहता है इसे प्रूफ करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के ही उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, यहीं से स्टेटमेंट भी लिख देते हैं भाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 4x बिलोंग्स टू r। डन। एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। क्लियर? देखो एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन था आपके पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to by, strictly increasing pi to 2 by, and neither increasing nor decreasing 0 to 2 by। वो तो क्लियर बात है, ऊपर वाले दो अगर प्रूफ हो गए तो नीचे वाला उसी से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ जरा,
सबसे पहले आपने क्या किया, जो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स गिवन था उसका किया आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना मिला आपको, माइनस साइन एक्स। अगर फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूफ करना है वो भी स्ट्रिक्टली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को आपको ग्रेटर देन, सॉरी आपको लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे इसको दिखाना है लेस देन 0, लेकिन इसका नहीं पता, लेकिन इतने का तो पता है ना साइन का, लिख लिया भाई, साइन जो है वो ग्रेटर होता है 0 टू पाई, क्योंकि आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से हमने चेंज कर दी, ये लेस देन आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वन हमने देखा यहां पर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई कौन से क्वाड्रेंट बैठ रहे हैं पता है आपको, ये बैठ रहा है आपका थर्ड एंड फोर्थ, और इन दोनों में साइन होता है आपका नेगेटिव, 0 लेस देन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया साइन रिवर्स हो गया, माइनस साइन एक्स को फिर से रिप्लेस किया एफ डैश एक्स से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 जा रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, इसके बाद अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करे, तो सिचुएशन में आपका जो फंक्शन है वो ना तो इंक्रीज कंसीडर किया जाता ना डिक्रीज। बात समझ में आ गई ना, तो उसे बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब ये आपसे पूछ रहा है 0 से पाई, 0 से 2 पाई, आपका फंक्शन 0 से पाई तो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, पाई से 2 पाई इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब अगर हम सीधा 0 से 2 पाई देखें तो ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट वन, अभी हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग देखना, आपको पेपर में देखने को मिलेगा पक्का, ठीक है ना। रफ कर दूं, अंशी का क्वेश्चन ध्यान से देखना, पेपर में आज ही आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, और इसका जो मैं अभी कराऊंगा इसके एक कौन कौन से बताइए, कौन से क्वेश्चन कहे मैंने, 10th एंड 11th, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे इस पे क्वेश्चन। देखो भाई, लेकिन करना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 में, find the intervals in which the function given by fx is equals to x square minus 4x plus 6 is, अब इन्होंने इसका ए पार्ट दिया है, बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड सेकेंड वन में बात कर रहे हैं सॉरी, लो भाई इधर ध्यान दो भाई, देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझो इस चीज का। वैसे तो मैं रटवाई दूंगा आप लोगों को कि एफ डैश एक्स को 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकालो और ये करो वो करो, सब बता देंगे आपको, लेकिन ये एक्स की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्या चल रहा है इसके पीछे, देखो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। अभी हमने आपको एक ग्राफ बनवाया था ऐसे करके, पता है ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है, और यही वो पॉइंट है जहां से फंक्शन इंक्रीज करते करते फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, और ये वो पॉइंट है जहां फिर से एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, और यहां से फंक्शन आपका फिर से
इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये वो पॉइंट है जहां फिर से एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी और फिर से आपका फंक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट है ये सारे पॉइंट, और ये सारे पॉइंट मिलेंगे जब मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखूंगा। समझ रहे हो आप? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 आए और उसके बाद इंक्रीज के बाद डिक्रीज ही आए। इंक्रीज के बाद इंक्रीज भी आ सकता है। कैसे? अगर आपका फंक्शन इस सिचुएशन में चला गया तो मान लो सपोज करते वो इंक्रीज कर रहा था, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट होने के बाद ये फिर से, तो इंक्रीज के बाद इंक्रीज भी आ सकता है, लेकिन एक स्टेप तो बीच में आएगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम, आप इस एफ एक्स को देखो, रटोगे चीजें तो भूलोगे। समझ रहे हो? अगर रटोगे तो भूल जाओगे। अगर आपको ये बात पता है कि एफ डैश एक्स को 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स है वो जहां पर वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाने के चांसेस उसके बनेंगे। इस बीच तो कहीं नहीं बनेंगे ना, रुकना तो पड़ेगा ना उसको नीचे आने के लिए। डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स। कितना आएगा भाई? ये आएगा 2x माइनस 4। पुट करता हूं इसको, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, 2x माइनस 4 को रखा 0, 2x मिला 4, x मिला 2। लो जी, मतलब एक ही पॉइंट है। मतलब सिचुएशन मेरे ख्याल से कुछ ऐसी होनी चाहिए, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। चलो देख लेते हैं क्या है, अभी समझ में आ जाएगा सब। ठीक है भाई, बढ़िया बारिश होगी। छतरी लेके आए तुम? लेके आए जब तो धूप निकल रही थी। जब मैं घर से निकला तब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब आप लोग आए, मैंने बाहर जाकर देखा, लास्ट में कोई आया था, तब मैंने देखा तो थोड़ा मौसम खराब था। अब ज्यादा हो गया। इधर ध्यान दो भाई, देखो ये क्या बनाने बैठ गए हम। बना कुछ और रहे थे, बारिश के चक्कर में बना कुछ और दिया। इधर देखो, अब हम बनाएंगे एक टेबल। इधर ध्यान दो भाई, अभी हम लोग बनाएंगे एक टेबल, और कुछ स्टूडेंट इसे विदाउट टेबल भी करते हैं, लेकिन आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है? इस टेबल में आपके होंगे 3 कॉलम, जिसमें पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे इंटरवल्स। क्या लिखोगे? सेकंड कॉलम में आप लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और थर्ड कॉलम में आप लिखोगे बच्चों नेचर। नेचर से मतलब है इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। अब देखो, आपको तो केवल एक ही पॉइंट मिला बच्चों, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, आपको केवल एक ही पॉइंट मिला 2। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कराना है आपको, तो आप इसे 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन फ्लैट हो जाता है। तो भाई देखो ध्यान से, इधर देखो, पहला इंटरवल मिला माइनस इंफिनिटी से 2, और दूसरा मिलेगा 2 से, तो पहला इंटरवल हुआ आपका माइनस इंफिनिटी से 2, और सेकंड हो गया 2 से इंफिनिटी। ध्यान भंग कर दिया बारिश ने हमारा सारा। इधर ध्यान दो, इधर माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई भी नंबर आप अपने मन में सोचो। सोच लिया? क्या सोचा? -4। अगर मैं -4 को इस एफ डैश एक्स के अंदर रखूं,
इसके अंदर तो 2 कॉमन भी ले लेता हूं, तो मेरे ख्याल से नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है ना? -4 रखेंगे और यहां कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। कौन से वाले की देनी? तीनों की देनी है। दे देना भाई अपनी अपनी स्कूटी की चाबी। अंदर करा लो, कर लो। इधर ध्यान दो भाई। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहां से यहां तक जब मैंने सोचा तो नेगेटिव आ रहा था, और नेगेटिव आ रहा तो लिख दो भाई नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब 2 से इंफिनिटी सोचो, 2 से 2 से इंफिनिटी कितना आएगा भाई? मैंने अब की बार 4 सोच लो, 4 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, लिखो यहां पॉजिटिव। लो जी, यहां तो डिक्रीज कर रहे हैं और यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। कोई इश्यू तो नहीं किसी को? क्लियर है ये? आज मारने पड़ेंगे दबा के कट इसमें। क्लियर? अब देखो क्या चेंज आता, इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन में चेंज क्या आता है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आना नहीं पेपर में, क्वेश्चन आएगा अगले वाला, जिसमें ये जो आपका पोलिनोमियल दिया होगा ना, ये जो फंक्शन है ये क्यूबिक होगा। और ये क्यूबिक होने से पता क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद बचेगा क्वाड्रेटिक, उसे स्प्लिट करके निकलेंगी 2 वैल्यू, और वो यहां पर 2 वैल्यू आएंगे और इंटरवल आएंगे 3। इंटरवल आएंगे 3। देखो फटाफट से कैसे आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऐसे, आरडी में मिलेंगे आपको, 2-3 तो इसमें मिल जाएंगे। लो भाई, एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 11 और फंक्शन दिया गया है आप लोगों को 4x³ -6x² -72x +30। आपको बताना है कहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? सबसे पहला काम क्या होगा बताओ भाई? कर दे इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा बच्चों f' 12x² -12x -72 -72। भैया इसे बंद नहीं करना पड़ेगा, तुम तो सारे इसी देख रहे। इधर ध्यान दो, सारे बारिश देखने वाले बड़े। अब क्या करोगे, इसको पुट करोगे क्या? f' को 0 के, ये पता चल गया ना कि क्यों करते हैं 0 के पुट इक्वल, क्योंकि हम देखना चाहते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे हमारा ग्राफ फ्लैट हो रहा है। 12x² -12x -72, 12 कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से। स्प्लिट करो भाई इसको, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6। अच्छा बताओ, प्लस करके आना चाहिए 1 या माइनस करके? माइनस करके आना चाहिए 1 या प्लस करके? अरे इसको देखो बेटा, मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए नो डाउट। अब मुझे ये बताओ कि प्लस करके 1 चाहिए आपको या माइनस करके? माइनस करके। यहां मिस्टेक होती है बहुत बच्चों से, ये साइन देख लिया करो। इधर देखो, 2 चीजें चेक किया करो, ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये साइन बता देगा आपको कि माइनस करके या प्लस करके। x²
क्या करें भाई, 6 कितना बैठेगा, 3 - 2 बैठेगा शायद। लो भाई x कॉमन लो, x-3, 2 कॉमन लो, x-3, x-3 एंड सेकेंड वन आ गया x+2। इट इंप्लाइज दैट यहां पर या तो आपका x-3 0 होगा या फिर x+2 0 होगा। x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, 3 एंड -2। समझ गए? अब क्या करना है पता है आपको, एक पॉइंट आपके पास है -2, बनाओ भाई टेबल। और एक चीज और ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, जो आपका f' है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इधर ध्यान देना बेटा, ये आपका काम आसान करेगा। गलती से पावर 4 आ गई ना, फिर रोते फिरोगे आप लोग। इधर ध्यान दो, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अगर वहां 3 की जगह पावर 4 आ गई ना, तो क्यूबिक बनेगा डिफरेंशिएशन के बाद, फिर हीट एंड ट्रायल लगाते रहना, फिर डिवाइड करते रहना, फिर 3 वैल्यू निकालना। ठीक है? और उसके बाद और रूल आ जाएगा आपको, कौन? जब आप इसमें वैल्यू रख रख के कैलकुलेट करते फिरेंगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए आपको बेनिफिट ये है कि आप एक काम करो, f' को इस फॉर्म में लिखो जो फैक्टर होने के बाद आया था। समझ गए कहां से लिखा मैंने ये? देखो, यही था ना आपका f'। 12 आपने कॉमन लिया, इसके दो फैक्टर कर लिए, ऐसे लिखो इसको, ये आपका काम आसान करेगा। देखो कैसे, टेबल बनाएंगे आप, टेबल बनाएंगे और टेबल में लिखेंगे क्या, यहां पे तो इंटरवल लिखेंगे, यहां क्या लिखते हो भाई, साइन ऑफ f', और यहां लिखते हो नेचर। देखो साइन ऑफ f' कितना आसानी से निकलेगा यहां पे। इधर ध्यान दो, आपके इंटरवल्स बताना जरा, 3 है इस बार। एक तो -∞ से, दूसरा 2 से, -2 से, और फिर 3 से इंफिनिटी। इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है वो, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना आपके -2 और 3, ये वो पॉइंट है जहां पे फ्लैट हो गया ग्राफ। चलो भाई साइन बताओ, -2 -∞ के बीच में कोई नंबर सोचो, -3। ठीक है? अब इधर ध्यान देना, -3 जब आप इस वाले ब्रैकेट में रखोगे तो नेगेटिव आएगा, समझ गए? -3 जब आप इस ब्रैकेट में रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और इस ब्रैकेट में रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और फाइनली आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो? अब उसमें बच गए ना, वहां कहां कैलकुलेट करते फिरते आप उन्हें। नेक्स्ट भाई, ये तो हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट बताओ फटाफट से, -2 से 3 के बीच में कोई नंबर सोचो। 1, 1 में बताओ भाई, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव? नेगेटिव रहेगा। और सेकंड वाला पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब फाइनली नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो। 4, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, फाइनली भी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? क्या टाइम हो गया, ज्यादा हो गया टाइम, है ना?